बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम की हेडलाइंस शामिल कर लेते हैं। इसहाक डार की धुआंधार एंट्री, इमरान खान पर खूब तनकीद के नश्तर बरसाए। मैं पहले दिन से कहता रहा कि ये जो सो कॉल्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये ट्रैश है। यार ये कैसा तमाशा है कि जज के बेटे के लिए तो कोई और कानून और प्रोसीजर और वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ के लिए कोई और प्रोसीजर, बजाय मरियम नवाज शरीफ को 5 को इन पर्सन बुलाने के उनको क्वेश्चनर भेजा जाए। कैलिफोर्निया कोर्ट की जो स्टैंप हो चुकी है और जिसको जमाइमा बीबी अपनी गार्डियनशिप में ले चुकी है वो हमारी वो भी बेटी है। जो भी हुआ, इन्होंने इतनी बेहुदा बातें की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हवाले से, और जब उस बेचारे ने अगले दिन खबर छापी तो ये पहुंच पड़ गए। मुझे कह दे कि मैंने नहीं कहा। आरिफ निजामी का ब्रदर इन लॉ इनके साथ आया था, अजमत शाह, उसने कहा है। पनामा GIT फाइनल राउंड शुरू, लीगी रहनुमा धमकियों पर उतर आए। 3 दफा बुलाया 7-7, 5-5 घंटे के लिए। ये आपके ऊपर इल्जाम है, कम से कम वही बता दें। कोई मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगा दें। ये जो समन्स का जुमा बाजार लगाया हुआ है, दिन रात समन्स इशू कर रहे हैं। मेरी दादी जान है, 85 साल की उनकी उम्र है, उनको व्हीलचेयर पे उनको भी फिर बुला लें। मोहतरमा GIT इनकी रिपोर्ट नामुकम्मल होगी जब तक कतर के शहजादे जो प्रिंस हैं उनकी तस्दीक, उनका बयान जौन सा है वो इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बन जाता। रेमन डेविस के इंकशाफात, अमरीकी वफ्द पाकिस्तान में, माजरा क्या है? सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुलने लगा, क्या नैब सिंध में गैर फाल हो जाएगा? इन तमाम पॉइंट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से जनाब आरिफ निजामी साहब, और इस्लामाबाद से हमारा साथ देते हैं इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पनामा GIT अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है और शरीफ फैमिली को तारीख पे तारीख दे रही है। आज हसन नवाज पेश हुए GIT के सामने, इसहाक डार भी पेश हुए और कल हुसैन नवाज पेश होंगे और 5 जुलाई को मरियम नवाज भी GIT के सामने पेश होंगे। आज जिस तरह से इसहाक डार बोले हैं उस पर निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, आपका भी जिक्र खैर हुआ आज। इसके अलावा जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से आज इसहाक डार बोले हैं, क्या मुस्लिम लीग पैनिक कर गई है, डिप्रेस है? इसहाक डार साहब ने एक बात कही है कि आदमी को सोच समझ कर बात करनी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने सारी बातें की हैं तो अगर ये सोचे समझे मंसूबे के तहत की हैं तो बड़ी अफसोसनाक है। सही। सबसे पहले तो जो उन्होंने मेरा जिक्र किया, मेरे जो ब्रदर निस्बती हैं जी, वो इमरान खान के साथ शौकत खानम की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वो बड़े करीबी दोस्त थे, क्रिकेट भी इकट्ठे खेलते थे। ठीक। उनका 1998 में इंतकाल हो चुका हुआ है। ठीक है। वो कैंसर की, लंग कैंसर से उनका इंतकाल हो गया। अब इसहाक डार साहब के पास अगर इमरान खान साहब गए थे उनको लेके, उनका इस्म ग्रामी क्या था निज़ामी साहब? उनका नाम था अजमत अली खान। उनका इस्म ग्रामी क्या था? जी मैंने बोला है ना, अजमत अली खान। जी। अब इसका कलाबे में लाना आज की सूरत हाल से, वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि वो जब चेंबर में थे तो सियासत में, तो इमरान खान भी सियासत में नहीं थे। ठीक। जब वो गए होंगे उनके पास, और मेरे ब्रदर लॉ जो हैं वो तो एक बैंकर थे, उनका सियासत से दूर दूर का कोई तल्लुक नहीं था। ठीक है। अब वो ये जो है ना टिपिकल जागीरदाराना मेंटालिटी, ये मुझसे भी एक दफ़ा इसहाक डार साहब ने जिक्र किया था इसी बात का निजी मुलाकात में, तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई इसकी। सही। सवाल ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान तुम तो मेरे पास आए थे माफ़ी तलाफ़ी के लिए, अब तुम हमारे पर गुर्राते हो। वो ठीक है, इसहाक डार साहब वो वक्त भूल गए हैं जब वो एक नज़ीर एंड कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जी, उसमें वो एक अकाउंटेंट थे। ठीक। और लम्बरेटा स्कूटर पे फिरा करते थे 80s में। ठीक है ना, मगर मुझे याद दिलाना पड़े तो खान साहब अगर उस वक्त आए थे उनके पास जी, तो अब इसका मतलब नहीं है खान साहब ज़िंदगी भर के लिए उनके कमी बन गए। सही। नंबर 1। नंबर 2, देखें इसको बात को ज़रा आगे आप ले जाएं तो शौकत खानम के लिए ज़मीन भी नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला
दी थी, कोई ज़ाती जागीर तो नहीं थी। ठीक है। वो मेरे ख्याल से इफ्तिताई तकरीब में भी शरीक थे, वहाँ तस्वीर भी शौकत खाने में लगी हुई थी उनकी, पता नहीं अब लगी हुई है नहीं। तो ये कोई सियासी रवैया नहीं है डार साहब का कि उन्होंने वो जो बातें कही हैं कि जी वो उन्होंने सीता वाइट का जिक्र किया है और किस्से का, और जमामा के साथ शादी का, और उनकी बाकी। तो इमरान खान साहब तो सबको पता है कि प्ले बॉय थे। ये सीता वाइट वाला किस्सा ठीक है, ये नेशन में सबसे पहले छपा था। ये बातें तो अपनी जगह पे तारीख का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त उनको दोहराने की क्या ज़रूरत है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ को बुलाने की बजाय उनको सवाल भेजने चाहिए थे। मैं बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ अर्ज़ करूँगा कि आज भी मैं एक जगह बैठा था, एक साहब उनसे बड़ी तौहीन अमेज़ बातें कर रहे थे। मैंने कहा सबकी माएँ बहनें साझी होती हैं, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस कहने के बावजूद वो पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं अब। ठीक है जी। और ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई अच्छी बात है ये कि ख़वातीन को अदालतों में धकेला जाए, लेकिन इससे पहले ज़िया-उल हक़ ने क्या कुछ नहीं किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ। सर इस पे हम डिटेल में बात करेंगे अगले सेगमेंट में, ताकि ये जो नून लीग का जो रिएक्शन आ रहा है उस पर हम बात कर सकें। अभी हम इसी को इसहाक डार को बात कर लेते हैं। इजहार साहब, सबसे शॉर्ट टाइम पेशी आज हमने देखी कि जब से JIT की ये तहकीकात शुरू हुई हैं, आज इसहाक डार की थी, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम तो वो बाहर ले गए। मैंने सुनी इसहाक डार साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। वो बर्फ रोख्ता थे, वो सीख पा थे, वो चीं वर जवी थे और वो बहुत मुश्तइल थे। सही। और उनकी गुफ्तगू जो थी वो इस तरह लगता है कि वो बहुत तैश में थे और गैज़ो गज़ब में थे। अल्फाज उनके मुंह से फिसल रहे थे और वो जल्दी में भी थे, क्योंकि गुस्से के ख्यालात इतने ज़्यादा आ रहे थे कि उनकी जो ज़ुबान पर कमांड है वो उनका साथ नहीं दे रही थी। सही। लेकिन 3-4 बड़े दिलचस्प पॉइंट हैं जिन पर मैं सोच भी रहा था और हंस भी रहा था। पहला तो उन्होंने ये किया कि मुझे अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपने डोनेशंस का एक दफ़ा से ज़्यादा जिक्र किया। ये उनका और उनके अल्लाह के दरमियान का मामला था, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने खुद एक प्रिंसिपल दिया, मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन उनके बकौल लीडर की एक पब्लिक लाइफ होती है, एक प्राइवेट लाइफ होती है। तो फिर वो खुद इमरान खान की प्राइवेट लाइफ पर क्यों हमले कर रहे हैं, कैलिफोर्निया और फलाना। आखिर उसकी भी तो एक प्राइवेट लाइफ है। और आप देखिए कि क्लिंटन को जब सजा मिली वहां, तो वो उसकी प्राइवेट लाइफ थी। जो कुछ उसने किया उसके साथ लेविंस्की थी वो मोनिका लेविंस्की, वो उसकी प्राइवेट लाइफ थी। नहीं, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा इजहार साहब वो ओवल हाउस उसने किया था, वो प्राइवेट नहीं थी, वो इम्पीच होने लगे थे उसमें, वो प्राइवेट नहीं थी। यहाँ तस्वीर फरमा लें अपनी। अच्छा, लेकिन उस पर बेसिकली वो जुर्म तो ये था ना कि उसने झूठ बोला था। मैं ये कह रहा था कि ये जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल हो जाएगा, तो हमारे घुम्मन साहब अक्सर औकात रोना रोते हैं मईशत का। 46% मैंने अभी इनसे ताज़ा फिगर लिए हैं, 46% हमारे जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जे हैं उनमें इन 4 सालों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा कर्जे के नीचे दबा हुआ है। ये किस तरह की मईशत है? ये कह रहे थे कि कनाडा और इटली हमसे पीछे चला जाएगा, तो क्या कनाडा और इटली का भी एक एक फर्द, एक एक बच्चा कर्जे में जकड़ा हुआ है? ठीक है। फिर उन्होंने अरसलान की बात की, तो उस वक्त आप क्यों चुप रहे? उस वक्त आप कहते कि अरसलान को इदारत में लाया जाए, वो बिल्कुल गलत था। ठीक है। बाकी माँ बहन तो मुझे अभी अपने भाई रऊफ क्लासरा की ये बात याद आ रही है कि पाकिस्तान में हर रोज हजारों लाखों सैकड़ों औरतें जो हैं वो कचहरियों में जाती हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे इजहार साहब अगले सेगमेंट में। जेल में रही, ये बाद में करेंगे। इस पर हम अगले सेगमेंट में एक सेकंड, फिर JIT जो है ये कोई थाना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। इस पर थाना नहीं है, ये गुमन साहब का कमेंट ले लेते हैं, इनके सामने पेश हो रही। ठीक है जी गुमन साहब। अच्छा, मैं इसमें 2 जो पॉइंट है इसहाक डार साहब का, एक जो उन्होंने बात की ना कि उस एक जज के बेटे के लिए डिफरेंट कानून और प्राइम मिनिस्टर के लिए बेटे के लिए डिफरेंट कानून, तो मुझे वो एक कहावत है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो आज जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो फार्मर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो वैसे उनको ये याद आ रहा होगा
कि उन्होंने अपने जो उनका वो दौर रहा एज ए चीफ जस्टिस, यकीनी तौर पर कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत को इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सारा दिन उन्होंने अपने कोर्ट में खड़ा किया होता था। और उन्होंने लिटरली अमलन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने कंपेन की ड्यूरिंग अपने टेन्योर के दौरान कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना तो काम जिस तरह उन्होंने किया मिस गवर्नेंस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कांस्टेंट प्रेशर रहा वो एक खबर ये भी है कि इनसे वादा किया गया क्या था कि इनको जज बना दिया जाएगा और वो फिर इनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। तो आजकल वो भी जस्टिस साहब इनके खिलाफ हुए हैं। तो एक वो बात, बाकी जो आज जो बात जो नज़र आई मुझे यकीन करें वो दानियाल अजीज़ और मुझे तलाल चौधरी साहब आज मुझे काबिल एहतराम और यकीन करें वो काबिल इज़्ज़त लगे कि वो फिर भी कुछ डकी छुपे अल्फाज में बात करते थे। वो जिस गिरावट तक मोहतरम हमारे डार साहब इंतहाई मोहतरम वो गए हैं, मुझे तो कम से कम वो जो अपना जीजी ब्रिगेड जिसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ बोलती है वो मुझे इनसे आज काफ़ी जो वो मोहतरम लगा है। बाकी जहाँ तक बात है वो कि जी अंदर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी मेरे वो एक रद्दी की वो टुकड़ा है इनका इतराफ़ी बयान, वो जो रिएक्शन जिस लेवल का आया वो साफ साफ जो है ना अफसाना बता रही था कि अंदर आपके साथ बेशक थोड़ा टाइम गुजारा लेकिन आपकी हालत बता रही थी कि अंदर जो भी कुछ हुआ उसके जो असरात जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन वहां पे भी जो आपके असरात नजर आ रहे थे, आपका जो रिएक्शन था उससे पता चल रहा था कि अंदर अच्छा खासा जो आपके साथ जो भी क्वेश्चन आंसर हुआ है वो इतना स्मूथ सेलिंग नहीं हुई। जी ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एफआईए ने एससीसीपी के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और इसके अलावा कतरी शहजादे की जेआईटी के सामने पेशी की भी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि मरियम नवाज जो कि 5 जुलाई को जेआईटी के सामने पेश होने जा रही है, उस पर जो नून लीगी बयान सामने आ रहे हैं उस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, डायरेक्टर एससीसीपी माहीन जफर ने ये कहा है कि जो चेयरमैन है एससीसीपी के उन्होंने जेआईटी के खिलाफ बयान देने पर उकसाया और साथ ही जो मरियम नवाज की पेशी पर आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे उस पर भी बात करें। जी देखिए, इसमें जो मरियम नवाज साहब की पेशी है इस पर आज राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनके तकद्दुस का ख्याल ना रखा गया तो जेआईटी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आसिफ करवानी साहब ने भी कोई इसी किस्म की बात की है और ये सब PMLN वाले जो हैं सीख पा हैं कि जी मरियम नवाज़ को मोहतरमा क्यों बुलाया गया। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, सही वो अपनी जगह पे है। लेकिन असल मसला ये है कि अगर इस मुल्क में अदालत में सियासत में हिस्सा ले सकती हैं ख़वातीन, तो अदालत में अगर उनको पेश करके उनकी वाकई मैं कहता हूँ ख़वातीन का नहीं मर्दों का भी सबका तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। और जेआईटी को थाना तो नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी को थाना नहीं है, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि ये इतनी बुनियादी बातें तो हमारे मुआशरती भी हैं कि कोई 3rd डिग्री मेथड तो यूज़ नहीं होगा। ये तो अपनी जगह पे है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है, एक आज नहीं आसिफ करवानी हों, उससे पहले हमारे दोस्त ख्वाजा साद रफ़ीक हों, आज इसाक डार साहब हों, सबके नैरेटिव में एक चीज़ कॉमन है बात कि को गैर मरई खुफिया ताकत जो है वो नवाज शरीफ क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको रास्ते से हटाना चाहती है। पहले उन्होंने एटमी धमाका किया था, वो इक़्तिसादी धमाका करने चले, वो तो लंबी बात है। लेकिन आज इसको मोहतरमा आसमा जहांगीर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी और तरीके से बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो पीछे बूट है सामने सूट है, तो अब सूट को पीछे करके अगर आप अचकन लाना चाहते हैं तो ले आएँ। मकसद कहने का है कि ये एक नैरेटिव बन रहा है कि शायद पाकिस्तान में कुछ खुफिया हाथ जो हैं वो नवाज शरीफ की छुट्टी कराना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन वो क्यों कराना चाहते हैं? क्या चीज़ है ऐसी कि जिसके ऊपर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? और खाली नवाज शरीफ की छुट्टी क्यों? क्योंकि PMLN तो अपनी जगह पर रहेगी। सही। अब आपने दूसरा सवाल कतरी शहजादे के बारे में पूछा था। अब आसिफ करवानी साहब कहते हैं कि उसके बगैर तहकीकात ही मुकम्मल होगी, लेकिन एक आपको मालूम है एक बुरानी कैफियत स्टेल बेट से पैदा हो गया। कतरी शहजादा जो वज़ीर आज़म भी हैं उनके सबक, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि जी आप मेरे दफ्तर आ जाएं या घर आ जाएं, आके कर लें जेआईटी। मुझसे है कि हम पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वहाँ पे उसमें आ जाएं। अब कतरी शहजादे हैं, अब ये कैसे हो सकता है कि JICT उनके पास
जाके पेश होकर क्या उनसे सवाल पूछेगी। तो ये एक किस्म का स्टेलमेट है कि वो कहते हैं कि इसके बगैर तहकीकात नामुकम्मल होगी। मेरा तो ख्याल है कि JIT कहते हैं कि वो रद्दी का टोकरा है, वो खत जो है कोई ना कोई एफिडेविट मंगवा के उस पर कोई रिलाया करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कतरी की सदा पाकिस्तान एम्बेसी आने को अपनी तौहीन समझता है, JIT उनके पास जाने को तौहीन समझती है, तो ये बुरान तो रहेगा। बाकी रहा तीसरा मसला वो SCCP वाला, बिल्कुल वो अब मोहतरमा का कहना ये है कि उनको फोर्स किया गया और ये FIA ने तहकीकात की है। यकीनन अगर ये इस तरह की बॉल टेम्परिंग हो रही है जी और इस तरह गवाहों को आगे पीछे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस किस्म का इल्ज़ाम जो है वो इस तरफ से भी लगा कि JIT की तरफ से लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो अगर दोनों ही चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो ये काबिल मजम्मत है। ठीक है जी, इजहार साहब क्या कहेंगे तीनों पॉइंट्स पर? ये जो कहा गया है कि JIT की तरफ से प्रेशराइज किया गया है, तो हो सकता है प्रेशराइज किया गया हो, लेकिन जिस तरह ये माहीन फातिमा का बयान है इन ब्लैक एंड वाइट और तफसील के साथ, जी तो इससे इमरान खान का ये जो खदशा है और उसका ये जो इल्ज़ाम है वो सही साबित हो रहा है कि इन्होंने इदारे जो हैं वो तबाह कर दिए हैं और इन पर अपने लोग बिठाए हुए हैं। पिछले 3 अशरों से ये हुकूमत किसी न किसी तरह ये टोला जो है ये बरसरे इक़्तिदार रहा है। और आप देखें कि एक जो ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व था मॉडल टाउन के 14 कत्ल के केस में, उसको इन्होंने WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया। 2 महीने से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सीट खाली है, कोई शख्स नहीं लगाया जा रहा, हालांकि उसके महकमे में, शोबे में लोग अवेलेबल हैं। बिल्कुल तो सही। ये जो इन्होंने एक पूरी दुनिया कहती है कि दारुल हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी पर, लाहौर ग्रुप पर, फलाना ग्रुप पर फलाना ग्रुप छाया हुआ है, तो ये उसकी बिल्कुल मिसाल है कि SCCP में वो जो खातून है वो कह रही है कि उसको उसको दबाव डाला गया, प्रेशराइज किया गया। तो इसका यही मतलब है कि इन कलीदी इदारों में, इन कौमी इदारों में इनके लोग बैठे हुए हैं। सही। आप देखिए कि जब इलेक्शन हो रहा था और नजम सेठी अबूरी वजीर आला थे, तो सारे ब्यूरोक्रेट रायविंड जाते थे और वहाँ बाकायदा तनाबें और खैमे और छोलदारियाँ लगी हुई थी उनको अकोमोडेट करने के लिए। अब ये जो सवालात कर रहे हैं, जैसे हसन नवाज साहब आज कह रहे थे कि भाई हम पर इल्ज़ाम बताओ क्या है, जी तो सीधी सी बात है, JIT ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना आप पर। JIT हिस्सा है एक अदालत का और अदालत ने उसको एक खास ड्यूटी दी है, वो 13 या 14 सवालात हैं। ठीक है। उन सवालात का जवाब वो हासिल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और गालिबन जब उनको नहीं कुछ मिलता तो वो दोबारा बुलाते हैं। तो ये कहना कि मेरी दादी जान को भी बुला लें और मोटरसाइकिल की चोरी का इल्ज़ाम, तो ये कोई इतनी कच्ची बातें हैं। आप सीधी बात करें कि वो जो 14 सवाल हैं हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ठीक है जी। घुमन साहब। अच्छा सुमेरा, जो चीज़ समझ आ रही है, कोई कम से कम मुझे समझ आ रही है, वो यही है कि आपके पास जो इजहार साहब ने बात की कि जो उन सवालों के जवाब नहीं है, तो अब आपका जो सेकंड ऑप्शन यही ले रहे हैं कि ये जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनके ऊपर इतनी आप धूल उड़ाएं, इतना उस सारी प्रोसेस को इतना उसको मुतनाज़ा बना दें कि वो वहाँ से उसकी जो फाइंडिंग हो उस पर कोई इतबार ही ना करे। अगर आज की तारीख के बाद किसी को ये शक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके अराकीन जैसे JIT की इसकी जो फाइंडिंग देंगे या उसके ऊपर जब अमल होगा तो उसको मानेंगे, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को तो भूल जाएं। तो मेरे ख्याल साफ उन्होंने जो एक वाशक अल्फाज में ये कह दिया है कि हम इस कमेटी को नहीं मानते। कमेटी बेशक जो मर्जी करते रहे। इसाक डार साहब कहते हैं तमाशा लगाया हुआ है, और डॉक्टर आसफ साहब कुरबानी साहब कहते हैं मुतरमा कमेटी, उससे पहले हमने देखा कसाई की दुकान 007, ये सारे मामला चल रहे हैं। आज बड़ी अजीब बात की हसन ने कि जी मुझे पता ही नहीं है मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। वो खुदा का खौफ करें हसन साहब, ये 500 पेज की जजमेंट है, उसके ऊपर मेरे सामने ये उसमें मैंने निकाली ये चीज़ें। आपसे ये पूछा गया है कि इतनी कम उम्री में आपको इतनी बड़ी तादाद में आपको पैसा दिया गया बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसके बाद वो फ्लैट्स में आप 90s में रहे और वहाँ से आपकी जो सारी ओनरशिप के मसले मसाइल हैं वो एक मिस्ट्री के अंदर शौड़ हैं, वो हमें समझ नहीं आ रही। प्लीज़ आके हमें बता दें, वही आपने जाके बताना है कि ये हमारे पास है, मनी ट्रेल क्या है, इस तरह हमारा पैसा आया था,
दादा जान ने दिया, वालिद साहब ने दिया, या किसी और इन्वेस्टर से आया, तो वो आपने सारी चीजें बतानी है। वो आप बता नहीं पा रहे तो बाकी शोर शराबा कर रहे हैं। और इसी तरह का वो जो आप वही ना बता रहा कि इसके अलावा और कोई इसके पीछे इनका कोई अमल दखल नहीं है। मैं तो आज हैरान परेशान हो रहा था। आप सारे अपनी अपनी वो आपको पता है नंबर टांग रहे हैं। तो आज हमारे मोहतरम, इंतहाई मोहतरम स्पीकर नेशनल असेंबली अय्याज सादक, जो जिनका वो वहाँ पे डेजिग्नेशन है, जो ओहदा है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इस तरह के पार्टीजन बयान दें, वो भी आज सियासत के मैदान में कूद पड़े हैं। और वो भी उन्होंने क्या दिया, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, सियासी उबाल है, अगर हमारे साथ ज्यादती हुई तो हम सड़कों पे आएंगे, और लोग ये इस चीज़ को देख रहे हैं, JIT के सारे को काम काज को हम देख रहे हैं, बड़ा गौर से इसका मुतालिया कर रहे हैं। और जहाँ तक वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाली बात है, यकीन करें ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़रा और उनकी फैमिली ये कह रहे हैं कि हमारी ये फ्यूचर लीडर है। तो अभी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपने सारे दलाइल पेश करें, अब बिल्कुल क्लीन हो के, क्योंकि उन्होंने सियासत शुरू करनी है। इसके बाद उनके ऊपर कोई जो है कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। और जहां तक माहीन फातिमा वाली बात है, वो मेरे ख्याल में अब इसके बाद क्या रह गया है कि हमारे इदारे दिवालियापन का जो शिकार हो चुके हैं, अब इसके बाद कोई कसर रह गई है कि बंदा अपने इदारों पे कोई बंदा एतबार कर सके। निजामी साहब, वक्त बहुत कम है, 10 जुलाई तक। सबसे पहले तो JIT जो है ये सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा तो नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव आर्म है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये बात कि ये JIT अगरचे मुख्तलिफ चीज़ों की है, तरह की है, लेकिन एक JIT अभी सिंध में बनी जी, और जिसने डॉक्टर आसिम को 1 साल तक खूब नचोड़ा, और उनको हर तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो उनके ढप पर आ जाए, वो नहीं आए, तो उन्होंने भी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, ठीक है, और सियासतदानों ने भी बड़ी की। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिफाइड है जो कुछ हो रहा है, लेकिन इस पर इतनी चीखों पुकार जो है, सिवाय इसके कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, और कुछ नहीं है। ठीक है, निजाम साहब, आपसे एक लाइन का आंसर, आपने कहा था इसाक डार आएंगे, इसाक डार आए, क्या इसके अलावा किसी और आम शख्सियत को बुलाया जा सकता है? क्या कुलसूम नवाज भी आ सकती हैं JIT में? मेरा ख्याल है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, वो क्योंकि घरेलू खातून है जी जी, तो अगरचे वो आई थी ब्रीफली सियासत में, ठीक है, जब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ बैरून मुल्क एग्जाइल में थे जी जी जी, तो वो आई थी कुछ देर के लिए, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कैसा होगा। कतरी शहजादा की तरफ जाएगी JIT? कतर जाएगी? अब बहुत लेट हो गया, ठीक है। ब्रेक लेते थे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका का एक वफ्द पाकिस्तानी दौरे पर है, जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात भी की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में बातचीत हुई है। अमरीकी वफ्द का इन हालात में पाकिस्तान आना, जब रेमंड डेविस ने अपनी बुक में अपनी रिहाई के बारे में कुछ इंकशाफात किए हैं, किस तरफ कड़ियाँ जुड़ती हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, रेमंड डेविस के इंकशाफात को करंट सिनेरियो में किस तरह से देखते हैं? करंट सिनेरियो में तो मैं ये सिवाय इसके कि ये इसकी टाइमिंग बड़ी ऑड है, इस लिहाज से कि इस वक्त अभी मोदी का दौरा है, अमेरिका हुआ है, और साथ ही ये किताब आ गई, अगरचे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इत्तेफाक की बात है जी जी। अब बाकी रेमंड डेविस ने जो किताब है वो मैंने पढ़ी है, झूठ का पलंदा, ठीक, मसलन वो ये इस बात को गोल कर गया कि वो लाहौर की सड़कों पे क्या कर रहा था, पुरानी नारकली, और इधर वो खुद ही कहता है कि मैं कुकूज़ जा रहा था, कुकूज़ किधर, और ये जहाँ उसकी गाड़ी पकड़ी गई वो किधर, सही। और जिस अंदाज से सौदा हुआ उसका, वो भी अलग कहानी है एक, यानी उसने जनरल शुजा पाशा का नाम लिया कि सबसे बड़ा उनका मेंटर है जी जी। मेरी इत्तला है कि जनरल साहब ने इस बात की तरतीब की है, बिल्कुल सही, रिटायर्ड वो ISI के उस वक्त चीफ थे जी जी। तो बहरहाल ये इससे किताब से अंदाज़ा होता है, और पाकिस्तान के बारे में उसने बड़ी डेरोगेटरी बातें भी की हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े उजड़ हैं, यहाँ की पुलिस ऐसी है, और यहाँ तो बस मार दिया जाता है लोगों को, कोई जान की कोई कीमत नहीं है। तो आपने तो कोल्ड ब्लडेडली उनको मारा। अब इसका वर्जन ये है कि जी वो उसको मार रहे थे, वो कहता है मैंने कैमरे पे तस्वीर भी खींची उसकी। अब बहरहाल इससे किताब से ये पता लगता है कि अमेरिका ने किस किस्म के लोगों को पाकिस्तान को बिल्कुल यानी कि सोक किया हुआ था, ना सिर्फ CIA एजेंट से बल्कि ये ब्लैक वाटर और इस किस्म के जो कंट्रैक्टर्स थे जी जी, उनसे जो मर्सरीज थे। अब दो तरह के मर्सरी होते हैं, एक मर्सरी जो तो
सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे हैं। वो कहता है मैं खाली पैसे के लिए लड़ रहा था, मैं अमरीकी मफादात के लिए लड़ रहा था। और इसकी जो टाइमिंग है आप ये देखिए, जनवरी 2011 में होता है जी जी, और ये मेरे ख्याल से 1 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन का होता है। ठीक। और इन दोनों को आपको लिंक करना पड़ेगा कि ये वो ज़माना था जब CIA ने यहाँ पे आत्मकाई हुई थी और धड़ाधड़ उनको वीज़े दिए जा रहे थे। सही। और इस मुल्क में एक तकरीबन जिस तरह के वो मालिक हों और जिस अंदाज से उसको निकाला गया। मैं जॉन कैरी जब आए तो मुझे US कॉन्सुलेट जहाँ पे ये रहता था, जहाँ पे इसका दफ्तर था, वहाँ मुझे जॉन कैरी ने बुलाया। कुछ और भी साफ़ी थे, मैं अकेला नहीं था। जी जी। और वो इसी मिशन पर आए थे कि उन्होंने इनको सेफ पैसेज देना, निकाल के ले जाना। इसमें हुसैन उसे ये शाह महमूद कुरैशी का भी जिक्र है कि वज़ीर ख़ारजा थे। जी जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि वो कहते थे शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात पे अड़ गए कि ये डिप्लोमेट नहीं था, इसको डिप्लोमेटिक कम्युनिटी हासिल नहीं थी। ठीक है। क्योंकि अगर ये मान लिया जाए कि डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी तो फिर तो दियत की ज़रूरत ही नहीं थी ना, जा सकते थे वो। बिल्कुल सही। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने स्टैंड लिया इस पर। और वो कहता है मैं बड़ा हैरान हूँ कि जॉन कैरी के साथ उनका बेटा का एक अप्रेंटिस था, इसके बावजूद जनाब वो शाह महमूद कुरैशी साहब अड़ गए। और उनको कीमत भी ये अदा करनी पड़ी कि जब वो वफद वो गए हलफ उठाने के लिए काबीना की नीचे फल का, तो उनका नाम बतौर वज़ीर बिजली और पानी था, तो फिर वो वापस आ गए। अब बाकी रहा ये जॉन मकेन का दौरा, आर्मी चीफ से भी मिले, बाकी सोमा से भी मिले। ये इस बात की गमाजी करता है कि सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ हम ओवर रेट कर रहे हैं मोदी की मुलाकात को। अच्छा। मोदी 41वां सरबराह हुकूमत है जो मिला है या ममलिकत है जब से आया उसको। नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ने जो असला उसको दिया है वो भारत ने पैसे दिए हैं, हमारी जेब तो खाली है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी। सही है। बाकी कश्मीर के बारे में मकेन ने जैसे कहा, उन्होंने कहा कश्मीर जो है इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर है, हम कश्मीर को मुतनाज़ मानते हैं। ठीक है। दरअसल ये कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान से अभी भी देखें कि अमेरिका वो सलूक नहीं कर रहा जो बाकी ये 6 मुल्कों से किए, इनमें ट्रैवल बैन लगाया। वो डू मोर की सदा भी लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को अंगेज रखना चाहते हैं अफगानिस्तान की वजह से, और जो कोऑर्डिनेटेड चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और की जो मुज़ाकरात हैं उनकी वजह से। ठीक है ठीक है। इजहार साहब, दी कॉन्ट्रैक्टर के इंकशाफात, इसके पीछे अमेरिका की कोई साजिश हो सकती है? कड़ियाँ से कहाँ मिल रही हैं? देखिए जी, ये इस मसले को आप एक और एंगल से देखें। सुपर ताकत दुनिया में जो भी होती है वो 2 काम ज़रूर करती है। एक, अपने हर शख्स की, हर फर्द की हिफाजत करती है, और दूसरा वो अपने किसी मुजरिम को नहीं मुआफ़ करती। ठीक है। जब मुसलमानों के पास ताकत थी, जब ये सुपर पावर थे, तो वो जो एक मुबैना तौर पर तारीख में कहा जाता है कि एक औरत ने कहा था या हज्जाज, तो आकर आपने तो कराची से लेके मुल्तान तक पूरा मुल्क फतह कर लिया था। अगर रेमंड डेविस ना होता, कोई और इसकी जगह होता, मैं समझता हूं तब भी अमेरिका का यही रवैया होता। मैं आपको एक मिसाल दूं जी। 1994 में एक अमेरिकन टीनेजर था, माइकल फे, सिंगापुर में जो पढ़ रहा था, और वो दूसरे लड़कों के साथ मिलकर वो गुंडागर्दी करता था, गाड़ियों के टायर स्लैश करता था और गाड़ियों को ऊपर डंडे मारता था। शरारती लड़के थे। तो उन्होंने सिंगापुर के लड़के को भी पकड़ लिया और अमेरिकन लड़के को भी पकड़ लिया। जेल की सजा हुई और 6 करोड़ की सजा उसे हुई। उस वक्त भी आप देखें कि पूरा अमेरिका हरकत में आ गया था। 20 पार्लियामेंटेरियंस ने सिंगापुर हुकूमत को खत लिखा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जाती तौर पर टेलीफोन किया सिंगापुर के प्रेसिडेंट को, और 6 करोड़ों से यह सजा 4 करोड़ों तक आ गई। फिर आप अजमल काशी का देखें कि किस तरह उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और अपनी पूरी कोशिश से उसको ले गए वहां, उसको फांसी की सजा दी। ठीक। तो मैं समझता हूं कि ये जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात वाला मसला है। अगर हम सिंगापुर की तरह मजबूत होते, हमारे यहाँ कानून की हुकूमत होती, सही जमहूरियत होती, तो शायद हम भी वही रिएक्शन शो करते जो सिंगापुर की हुकूमत ने कहा था कि हम आपका प्रेशर नहीं मानते, लेकिन हम कमजोर हैं उस बड़ी ताकत के मुकाबले में। हम कुछ भी नहीं है, हम दरियुदा कर रहे हैं, हम एड लेते हैं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। इस वक्त भी हम कर्जों में डूबे हुए हैं, हमारी हर चीज बाहर से इंपोर्ट आती है, हमारा असलहा जो है वो इंपोर्ट होता है, हम दुश्मनों में घिरे हुए हैं। तो आप अमेरिका के साथ कैसे स्टैंड ले सकते हैं? और अगर कोई और होता शख्स, कंट्रैक्टर ना होता, जासूस ना होता, तो तब भी अमेरिका का यही रवैया होता
यही सुपर पावर्स की निशानी होती है कि वो अपनी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है गुमन साहब, रेवन डेविस को अब क्या सूझी इन हालात में ये बुक लिखने की? सुमेरा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं विश कर रहा था कि आप इसी तरह का सवाल करेंगी। सुमेरा, मुझे कोई सियासत पढ़ने, पॉलिटिक्स पढ़ने का मौका मिला है लंदन में, और अमेरिका में भी कुछ अर्सा रहने का मौका मिला है। देखें, अमेरिका में जितना भी इस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, जिसमें इस तरह के फॉर्मर CIA एजेंट्स हैं या दूसरे लोग लाइक कॉन्डोलीज़ा राइस ने बुक लिखी, और इस तरह के उनके जो फॉर्मर जो लोग हैं डिफरेंट पोजीशन पे वो जो काम कर चुके होते हैं, वो एक प्रोपेगेंडा मुहिम उसके पीछे प्लान होती है, उसके पीछे उनकी प्रॉपर क्लियरेंस होती है। इनके सारे के सारे जो ट्रांसक्राइब्स हैं वो एक सर्टेन लेवल पे उनकी वेटिंग होती है। वो जिस तरह चूंकि पूरी दुनिया के अंदर आप मीडिया जब वॉर लड़ रहे होते हैं, वो उसमें उस तरीके के उसको फॉलो करने के लिए सारे का सारा प्लान किया जाता है। इसी तरह अमेरिका के अंदर जितनी भी हॉलीवुड प्रोडक्शंस हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार उसके बारे में हमने देखी, वो उसके पीछे एक सर्टेन मैसेज छुपा होता है, जिसकी जो उनकी जो इस टाइम यकीनी तौर पर अमेरिका एक अभी तो उस लेवल की सुपर पावर नहीं है, लेकिन पिछली सेंचुरी की एक बहुत बड़ी सुपर पावर रही है, तो वो इसको प्रोपोगेट करते रहे हैं और जब तक उनका बस चलेगा वो करते रहेंगे। एक सिंपल सा सवाल है, निजामी साहब ने बड़ी सही बात की कि जो कुछ रेमंड डेविस ने अपनी बुक में लिखा है कि उसके फैक्ट्स की तस्दीक कौन करेगा, वो जो कोरबोरेशन ऑफ फैक्ट्स होती है उसकी कौन करेगा। ठीक ने उसको कह दिया, और हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारे बहुत सारे यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, वो अच्छी बुक छपी हो, अच्छी उसकी जिल्द हो, अच्छी उसकी छुपाई हो। अमेरिका में बुक छपी है तो माशाल्लाह उसके अंदर जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं हो सकती। खुदा का खौफ करें। कुछ ठीक है, कुछ हालात हैं, कुछ ज़मीनी हकायक ज़रूर होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने जो कह दिया वो पता नहीं कि थर्ड रेट ऑपरेटर था CIA का, जो भी एक पोजीशन थी। इजहार साहब ने ठीक कहा, क्योंकि वो अमेरिकन की तरफ से डिप्लॉय था यहाँ पे, वो CIA का ऑपरेटिव था, कॉन्ट्रैक्टर था, जो भी था, वो किसी ऑपरेशन में था, जब पकड़ा गया तो उनकी हुकूमत को जो करना था किया। अभी जो कलभूषण के मामले में क्या कर रहा है भारत, इंडिया नहीं कर रहा है, उनका भी जो वो एजेंट था अभी वो ICJ में चले गए हैं। अब पूरी दुनिया से हम पे प्रेशर दिलवाएंगे, अमेरिका से भी दिलवाएंगे, जहां जहां उनका बस चलेगा वो दिलवाएंगे, क्योंकि उनकी बात चल रही है भारत की, तो हम पे प्रेशर दिलवाएगा। तो पूरी दुनिया में ये सारे इंटेल ऑपरेट करते हैं, इसी तरह करती है, पकड़े जाते हैं, कहीं नहीं पकड़े जाते। तबसरा करूंगा कि कलभूषण को वो बार्गेनिंग चिप के लिए एक हमारे बंदे को भी उन्होंने नेपाल में जी बिल्कुल पकड़ा, वो उस बेचारे का पता ही नहीं कहाँ गया, वो बिल्कुल सही, हमने बिल्कुल अबंडन कर दिया उसको। अब दूसरा रहा ये मसला, इन्होंने जिक्र किया ना गुमन साहब ने कॉन्डोलीज़ा राइस की किताब का, तो ये ठीक कह रहे हैं कि ये उसके अंदर अगर उन्होंने वो किताब पढ़ी है तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि उनको शौकत अजीज़ से कोई ख़ास एलर्जी हो गई। तो उन्होंने इतने डेरोगेटरी अंदाज में वो एक वाकया है बड़ा, शौकत अजीज़ का जिक्र किया हुआ है कि उनको ब्लिदरिंग इडियट लिखा हुआ उस किताब के अंदर उन्होंने, जिन्हें आप अंदाज़ा करें कि वो बतौर वज़ीर आज़म थे जब वो आई थी उनको मिलने के लिए, और उनको इडियट लिखा हुआ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की, जिसका पोल तो खुल चुका है, और इसके अलावा सिंध में नैब कवानीन की मनसूखी का बिल आज पेश किया गया, जो मंजूर भी हो गया, और इसके ऊपर काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हुआ है सिंध असम्बली में। क्या सिंध में नैब गैर फाल हो जाएगा, हो सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, कराची का एरियल व्यू देखा होगा आपने, पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। जी, देखिए वो 10 अरब का पैकेज था जो था वो भी डूब गया साथ। सही। और जो मसलन मुझे कहीं पढ़ रहा था कि जाम सादे के लिए ब्रिज बनाया गया था, वो कोलैप्स होने के करीब है। इतना पानी है कि लोगों के घरों में उसका गंद भी गया हुआ है, सीवरेज भी, लोग नकल मकानी कर गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेस्ट मेयर ऑफ थे वो आजकल बने हुए हैं, जो पाक सरवीन पार्टी के सबरा, वो भी यहाँ तनकीद कर रहे थे। उनसे पूछा जाए कि हजूर आपने क्या कराची की किस्मत बदली थी, और मौजूदा मेयर जो है कहते हैं मेरे पास अख्तियार ही कोई नहीं है। सही। तो ये तो एक पुअर गवर्नेंस की सिर्फ एक शक्ल है। अब आप आगे चलें, IG सिंध जो है, जो कि मतूब हैं बड़े सख्त, AD ख्वाजा, उनसे अख्तियार ही ले लिया गया है तकर्रियों तबादलियों का, पुलिस अफसरों के, सीनियर पुलिस अफसर, वो क्या खाक काम करेंगे। सो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेरा ख्याल है ये
मौजूदा सिंध की हुकूमत दफन करना चाहती है। ठीक है। और सोने पे सुहागा जो आज उन्होंने बिल पेश किया नैब के ऑर्डिनेंस को रिपील करने के लिए, और वो पुराने एंटी करप्शन लॉ के मुताबिक, अच्छा उसमें मैंने ज़रा कहीं देखा तो बड़े बड़े पर्दे नशीनों के नाम आते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। मसलन उसमें तहकीकात में अली मर्दान शाह, साबिक वज़ीर पीर मज़र हैं, अफसल पपीजो को हैं साहब, इसी तरीके से कोई बैंकर हैं, उनके भी नाम आते हैं। उसमें शायद गालबन अली रज़ा भी हैं कोई, फिर वो एक NILC के न्याजी साहब हैं, वो भी हैं। तो ये सारा कुछ जो है, ये एक सिंध के जो करप्ट जागीरदार हैं और जो खानवादे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सब कुछ हो रहा है सही, तो वहाँ अल्लाह ही खुदा ही हाफिज़ है इस सूबे का। कम अज़ कम मैं ये समझता हूँ कि ठीक है हम जितना बुरा भला कह लें, लेकिन पंजाब में या बाकी या कम अज़ कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में यह हाल नहीं है। बलूचिस्तान का मामला जो है, इस पे भी मैं अपने जजमेंट जो है ना रिजर्व रखूँगा। ठीक है। इज़हार साहब, सिंध में नैब को गैर फाल करने का बिल आज मंजूर हुआ है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? इसमें कोई इबाम नहीं है, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। उनका एक मसला है, उनका सिंध का ये मसला है कि जो उनके लीडर हैं, उनके जो अपने लोग हैं, उनके गिरोह के जो उनके वफादार हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। और नैब जो है वो वफाकी हुकूमत के मातहत है, या ये कह लें कि इंडिपेंडेंट है। तो वो अपना, जिसे वो कहते हैं फारसी में कि इच्चे दिलावरस दुस दे के बकफ चिराग दारद, कि चोर इतना बहादुर है कि वो अपनी हथेली पे चिराग लेके फिर रहा है। वो कहते हैं कि हमने ये लोग बचाने हैं। 96 लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे, यानी ये एक और NRO की एक और किस्म है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी अदालतें अपने हों, जज हमारे हवाद ऐसे हों, और हमारे गवाह जो हैं वो मोम के हों, और उसमें जनाब वो पत्थर के लोग खड़े हुए हों जिनको हम जिस तरह कहें वो न कुछ सुने न कुछ कहें। तो ये इसमें कोई इतनी इबाम की बात नहीं है। उनका मसला है, उनके यान अली, उनके डॉक्टर आसिम वो प्रॉब्लम में हैं। लेकिन यहाँ एक और भी बात देखें कि सिंध के लोग अक्सर ये कहते हैं कि जितना जोर सिंध पर लगाया जा रहा है, पंजाब में उतना प्रोब, उतना पर्ज, उतनी तस्हीर, इतनी सफाई, इतनी तफ्तीश पंजाब में नहीं की जा रही। तो हमें ये जहन में ये भी चीज़ रखनी चाहिए। बाकी बलोचिस्तान में गालिबन सिंध से भी ज़्यादा करप्शन है, क्योंकि सरकारी फंड्स जो हैं उनके जो खुर्द बुर्द की परसेंटेज है वो इस वक्त, बल्कि शुरू से ही हमेशा वो ज़्यादा रही है, क्योंकि वहाँ सरदारी निज़ाम है। आप देखिए कि वहाँ एक एक डिप्टी कमिश्नर जो है, जिस तरह ये ज़ियारत का डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर वो MPA को बचाने के लिए गया है, तो ये कोई एक मिसाल नहीं है। तो ये हो सकता है कि कल बलोचिस्तान में भी इस किस्म का वो नैब को कहें कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो सूबे जो हैं वो अपने अपने हुकूक की हिफाजत कर रहे हैं, और उनके हुकूक क्या हैं? उनके हुकूक ये हैं कि उनके मुजरिमों को कुछ ना कहा जाए, वो जितनी चोरी करें, जितनी सीनाजोरी करें, जितनी करप्शन करें, उनको कुछ ना कहा जाए। तो चलें, अल्लाह करे कि सिंध हुकूमत इसमें कामयाब हो जाए, उसके बाद बाकी सूबों को भी इसी तरह करना चाहिए। ठीक है। गुमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब से तो सफाया होता दिखाई दे रहा है, क्या मौजूदा कारकर्दगी के साथ पीपल्स पार्टी कोई आइंदा इलेक्शन में सीटें ले सकेगी? अच्छा, इस पे जाने से पहले सुमेरा, जो अमेरिकन की पाकिस्तान में आजकल जो आए हुए हैं, जॉन मकेन एक डेलीगेशन को लेके, जी उस पे थोड़ा सा एक जो कहते हैं कि थोड़ा सा फैक्ट्स तो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो तो सामने ज़रूर रखने चाहिए कि इसी साल मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस के हवाले से जजमेंट आनी थी, तो मार्क लायल ग्रांट जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र UK के, वो पाकिस्तान में आए हुए थे। तो तब भी कोई इस तरह की स्टोरीज आई थी कि पाकिस्तान में जब भी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कोई ना कोई इस तरह का अहम दौरा होता है। तो आजकल भी चूंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो कुछ सवालात उठा रहे हैं। मैं हरगिज़ नहीं ये कह रहा कि इसी ये पनामा केस के हवाले से आया, लेकिन जब कोई इस तरह के स्पेशल कोई गेस्ट आते हैं तो फिर कुछ सवाल तो उठाए जाते हैं। अब आ जाते हैं ये जो सिंध के अंदर सारे मामलात हो रहे हैं। देखें, अमलन तो ये होना चाहिए था मेरे नज़दीक के ये जो अब आज जो काम हुआ है सिंध के अंदर, इसके अगेंस्ट वफाक को कोर्ट में जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन मूव करनी चाहिए थी। हो सकता है आने वाले दिनों में करें, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो आजकल जी दबाव में है, हुकूमत दबाव में है, लिहाजा
वो जो बहती गंगा में वो भी हाथ धो लें और अपना इस तरह का लॉशा ले आए। मेरा ख्याल है कोई गया है कोर्ट। अच्छा, इससे नहीं कोई क्या, कोई प्राइवेट में गया। इसमें होता यह है कि देखें, इससे पहले तो हमने ये देखा कि जब भी कभी कोई FIA या किसी भी फेडरल एजेंसी पे कोई अटैक सिंध गवर्नमेंट करती थी तो हमारे मोहतरम जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं चौधरी निसार साहब, वो उसका जवाब देते, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। लेकिन आजकल चौधरी निसार साहब उनको एक डिफरेंट असाइनमेंट मिली हुई है। पहले वो प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके गए GIT में, फिर चीफ मिनिस्टर साहब को लेके गए। आज माशाल्लाह उन्होंने वो इसहाक डार साहब की गाड़ी भी उन्होंने ड्राइव की, उनको GIT छोड़ के आए। तो आजकल उस काम में वो मसरूफ अमल है। लिहाजा ये है कि लेकिन ये बड़ा गलत एक प्रेसिडेंट जो है सिंध गवर्नमेंट सेट कर रही है। अमलन आप जो है सेंटर के अगेंस्ट जो बगावत का अलम बुलंद कर रहे हैं, मुझे कमेंट देना जो कि गलत काम है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और अगर आपको इस तरह का काम करना है तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के काउंसिल ऑफ कॉमन हर जो सूबा अगर अपने ही कानून बनाना शुरू कर दे किस तरह का, तो फिर बाकी क्या जाएंगे। मैं निजामी साहब ने बड़ा अच्छा किया, याद दिलाया कि कुलभूषण को बार्गेन करने के लिए उन्होंने एक हमारा आदमी पकड़ा हुआ है और उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा कि हमें उसकी फिक्र नहीं है। अब इसके दो तरीके हैं उसकी फिक्र के लिए, या तो हम सुपर पावर बन जाएं या उस आदमी की नेशनैलिटी अमेरिकन कर दें। मुझे जमीर जाफरी का शेर याद आ रहा है कि हमारे मसाइल को आसान कर, खरोश चीफ को यारब मुसलमान कर। तो या तो वो अमेरिकन हो जाए बंदा या हम सुपर पावर हो जाए। तो हम मैंने तो एक सीरियस बात की थी स्टेट क्राफ्ट की कि हमें अपने शहरियों का ख्याल रखना चाहिए। इजहार साहब ने उसको शेयर में उड़ा दिया। बहरहाल वो उनकी मर्जी कि वो कैसे करें। बाकी ये रहा मामला, उड़ाया नहीं है, उसको जिरा बख्शी है। ये जो घुमन साहब कह रहे हैं कि जहाँ तक ये अमरीकी मफादात का तल्लुक है या ये कि जनाब वो बहुत ज़्यादा ये टाइमिंग इसकी जो है बड़ी कोई यूनिक है। यकीनन ये ताकतें जो हैं अपने मफादात के लिए रखती हैं कि भी क्या पाकिस्तान में हो रहा है और उसके मुताबिक चलती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम थोड़ा सा ज़रा एग्जैजरेट करते हैं इस बात को कि जिस तरह अमेरिका चला रहा है हमारे मामलात को, इतना आसान नहीं। और बाकी रहा तल्लक हमारे चौधरी निसार का, तो उन्होंने अच्छी पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस शुरू की हुई है, हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे तीन एनालिस्ट का। स्मारा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।